हेलो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यूपीएससी के सिलेबस पर। और हमने प्रीवियस लेक्चर में यूपीएससी का प्रीवियस लेक्चर में जीएस पेपर फर्स्ट का हमने सिलेबस देखा था, और साथ ही साथ हमने उसके प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनका ट्रेंड एनालिसिस करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसमें आते हैं। वहां पर हमने आंसर्स नहीं किए क्योंकि आपको पता है समय की एक अपनी सीमा है, क्योंकि हमने जो सिलेबस है उसको पहले पॉइंटों में डिवाइड कर रखा है। तो कितने पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट पेपर के अंदर आपका 12 पॉइंट्स हैं, तो 12 पॉइंट्स में हमने पहले 6 का देखा, फिर 3 का देखा और फिर 3 का देखा। इस तरीक़ा से हमने 12 पॉइंट्स को देखा, और देखने के साथ साथ ही और फिर ये देखा कि यूपीएससी किस प्रकार के जो प्रश्न है वहां से पूछती है। मैं आपको एक बार रिकैप कराए देता हूं कि हमने किस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रीवियस लेक्चर में करने का प्रयास किया है। किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन की समस्या और संभावनाओं को गिनाइए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हमने उनके वहाँ पे देखे हैं कि किस प्रकार से इनको हल करना है। और आप देखेंगे नासा का जूनो मिशन पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमने वहाँ पे देखने का प्रयास किया है। हमने बताया है कि इनको किस प्रकार से ले करके चलना है। सिलेबस जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप जो अपने प्रश्न पत्र हैं सिलेबस के साथ साथ, जब भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस से आपकी जो पूरी अवधारणा है वह स्पष्ट नहीं होती। उसके लिए आपको आए हुए जो पेपर हैं यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो आपको देखने होंगे। उनसे आपको पता चलेगा कि अच्छा सिलेबस में इस तरीक़ा से लिखा हुआ है और जो मूल प्रश्न है, जो वास्तव में जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको एक समझ पैदा हो जाएगी। इन प्रश्नों पर चर्चा की है। इसी तरीक़ा से हमने वहाँ पर देखा था कि यानी कि प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के बावजूद, आपने देखा होगा कि प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिए अभी भी अपरिहार्य है, यानी कि वो पर्यावरण के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन भारत की अभी स्थिति इस प्रकार की है कि हमारी ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संधारणीय ऊर्जा की, ऐसी ऊर्जा की जो सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और साथ ही साथ इजीली हमको प्रोवाइड, परमाणु ऊर्जा से हम बात करते हैं कि हमें यूरेनियम प्राप्त हो जाए, हम वहाँ से की खपत पूरी करें, वो हो नहीं पाती। तो हमारी एक मजबूरी बन जाती है। वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, मैं आपको बताऊंगा उसका। यूरेनियम से ऊर्जा हम क्यों नहीं बना पाते ये हम देखेंगे, लेकिन भारत की मजबूरी है कि वो कोयला का उत्खनन करे, जबकि उसे पता है कि पर्यावरण के लिए यह प्रतिकूल है, पर्यावरण पर इसका जो प्रभाव है वो प्रतिकूल पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, और भी मैं आपको गिना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न थे जो मैंने, जैसे दलहन की कृषि के लाभों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2016 के अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। यानी कि आपको पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसका वो एक वर्ष घोषित करता है, डिकेड भी घोषित करता है ना, यानी कि एक वर्ष घोषित करता है, डिकेड भी घोषित करता है वो, कि कोई भी अनाज को लेकर के, जैसे मोटे अनाज जो होते हैं जिन्हें हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं, उनको लेकर के ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो घोषित करता है। तो वो कह रहे हैं कि जो दलहन है उनका लाभ क्या है, उनका क्या महत्व है, क्योंकि इसका जो वर्ष घोषित किया हुआ था 2016 को संयुक्त राष्ट्र ने, तो इनकी विशेषता क्या है, ठीक है, ऐसा है क्यों। तो आप जानते होंगे कि जो दलहन है, प्रोटीन के जो सोर्स है वो दलहन है। 10 नवंबर 2005 को जो इटली के रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन जो मुख्यालय है FAO, ठीक है, FAO के मुख्यालय में वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। दलहन वर्ष, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि दलहन की कृषि के लाभ क्या हैं। पहली बात तो यह है कि जैसे कि आपका सॉइल होती है उसके लिए नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। जानते होंगे कि नाइट्रोजन सिंथेसिस क्या होता है। तो एक तो वो हो गया, यानी कि जो भारत है, भारत जैसे जो देश है जहां पर NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों की जो है इन तीनों की मात्रा हमारी सॉइल के अंदर बहुत कम है। तो अगर हम दलहन उगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर हमें अलग से ये सारा जो खाद है वो नहीं डालने होंगे। और भी जैसे कि हम पारंपरिक कृषि प्रणाली में विविधता लाने की मदद मिलेगी, यानी कि जो हमारी पारंपरिक कृषि प्रणाली में विविधता लाने में मदद मिलेगी, और यह मिट्टी में जैव विविधता को बढ़ाएगा, यानी कि जैव विविधता बढ़ाने का भी ये काम करता है। समझ गए आप। तो आप देख सकते हैं ऐसी तरीका से आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं।
मृदा मृदा जीव विज्ञान पर दलहनी फसलों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यानी कि जो मृदा जीव विज्ञान है वो ये बताता है कि दलहनी फसल जो होती है उनका मिट्टी पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि कटाई के बाद भी मृदा में मौजूद सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां कायम रहती हैं। यानी कि वो अपने जो नाइट्रोजन सिंथेसिस करते रहते हैं, क्योंकि जड़ों में वो पाए जाते हैं। आपने म्यूचुअल रिलेशनशिप का पढ़ा होगा। ल्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनकी जो जड़ होती हैं, उनके जड़ के अंदर ही आपको एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन सिंथेसिस करता है और आपकी जो मिट्टी है उसको क्या करता है, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इसी प्रकार से मैंने कल बताया था, राष्ट्र की समग्र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी, क्योंकि आप पता है इंडिया जो है वो एक शाकाहारी देश के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ पर महिला और पुरुष, अधिकतर मैं कहता हूँ महिला और पुरुष अपनी प्रोटीन की जो आवश्यकता है उनको पूरी करते हैं जो है प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन से। ना वो अंडा खाते हैं ना वो मीट खाते हैं, या अगर वो मीट खाते तो वो मीट और अंडे वगैरह से भी हो सकते हैं। लेकिन भारत का जो समाज है यहाँ पर आप इस प्रकार से नहीं खाते, इसीलिए कहीं ना कहीं जो दाल हैं उनकी जो महत्वपूर्णता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्रश्न आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया। तो ये एक रिकैप था। आप इस प्रकार से डिस्कशन देखना चाहते हैं, यूं तो मैं इसका पूरा एक जो मेंस की मेंस के लेक्चर्स में लेकर के आऊँगा। जैसे ही 28 मई को प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद में एक कंक्रीट बेस पर हम मेंस का लेक्चर्स लेकर के आएंगे, और इस तरीक़ा से हम आपको बताएंगे कि आंसर राइटिंग होनी कैसे चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए आपके आंसर राइटिंग में। आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, ये इधर उधर से देख करके वो, या फिर किसी ने आपको बता दिया, नहीं, आपकी सोच में है या नहीं है वो चीज़, आप मौलिक में सोच पाते हैं। मैं मानता हूं कि आप इधर उधर से देखें, लेकिन अपनी सोच की सोच जो है ना आपका, उसके अंदर उसे शामिल करना है, वो ओड ना हो। तो यहाँ पर हम जो है वो लगभग 1000 प्रश्न मेंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न प्लस पिछले 1.5-2 साल में जितना भी करंट अफेयर रहा है उसके साथ में कंबाइंड करके हमें यहाँ पर 1000 प्रश्न मैं कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि 2013 में यूपीएससी ने मेंस का सिलेबस चेंज किया था, मेंस का सिलेबस भी चेंज किया था, साथ ही साथ प्रश्न की जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए ये भी यूपीएससी ने बदल दिया था। हम 2013 से पहले वाले जो प्रश्न हैं वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। कारण है, आप पूछेंगे कि सर वो आप क्यों करा रहे हैं, वो मैं इसलिए कराने वाला हूं कि अगर आपको इंटेंट पैदा करना है तो आप 2013 के बाद वाले पेपर आप देख सकते हैं, वहां पर आपकी नजर इंटेंट पे ज्यादा होनी चाहिए, कंटेंट पे बहुत कम होनी चाहिए। समझ गया, बारीकाई समझना है आपको। आपका जो दृष्टिकोण है वो कंटेंट पे नहीं होना चाहिए। 2013 के जो बाद वाले पेपर हैं इंटेंट पर होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है पेपर का, पेपर पूछा किस तरीका से जाता है, पेपर की वर्डिंग जो प्रश्न फॉर्मेटिंग है वो किस प्रकार से है, किस पिच पर आपको बैटिंग करनी है, उस पिच का मुआयना आपको करना है। इस नजरिए से 2013 के जो प्रश्न है, पहले वाले जो 2013 से पहले वाले जो प्रश्न है वहां आपको कंटेंट के लिए जाना है, वहां से आप कंटेंट ले सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के मेंस में रिपीट होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग की कैसे जानी चाहिए। वास्तव में आंसर राइटिंग में ऐसा क्या है, एक देखो 2 तरीका के बच्चे हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। एक वो बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं, जो पूछा गया है वो वाला, जो पूछा है प्रश्न में उस पर आंसर राइटिंग उन्हें करना है। अधिकतर जो बच्चे हैं जिनका मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो आंसर राइटिंग कैसी करते हैं आपको पता है, जो उनसे आता है वो आंसर राइटिंग करते हैं, सिर्फ जो उनसे आता है सिर्फ वो लिखते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है कि यूपीएससी ने क्या पूछा है। इसीलिए आप देखेंगे कि 8-9 हजार लोग जो मेंस देते हैं उनमें से कितने लोग क्लियर कर पाते हैं, 2 से 3 हजार लोग क्लियर कर पाते हैं मेंस को। उसके बाद वो इंटरव्यू में जाते हैं, और इंटरव्यू में जाने के बाद तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ और भी हैं, सिर्फ नॉलेज वहाँ नहीं होती। वहाँ पर मैं ये बात नहीं कहूँगा कि नॉलेज के आधार पर लोग बाहर हो जाते हैं। नॉलेज इतने मायने नहीं रखती जितना कि और पेरिफेरल बातें हैं वो मायने रखती हैं वहाँ पे। उनका डिस्कशन हम एक अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे आपसे, हम बात कर रहे थे कि आपको जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग है आपको देखना है कि आपको किस पिच पर तैयारी करना है, किस पिच पर बैटिंग करना है, उसके लिए तैयार रहना है। आपको इंटेंट पैदा करना है कि बुक्स को पढ़ना किस प्रकार से है, किताबों से लेना क्या है। देखो आप भी जानते हैं इस बात को, बुक्स के अंदर जो बुक्स हैं उनके अंदर एक होता है कोर एरिया,
कोर एरिया होता है एक, और कोर एरिया जो होता है वो टोटल जो सिलेबस है उसका 20% लोग मानते हैं। कितना मानते हैं? कोर एरिया टोटल जो बुक है, जो टोटल बुक है उसका कितना होता है ये? उसका मात्र 20%। समझ गए आप? ये कोर एरिया है। और जो पेरिफेरल है, यानी कि जो पेरिफेरल एरिया है, जो पेरिफेरल एरिया है उससे जो आता है वो है 80%। अब आप कहेंगे कि सर जो बुक है उसमें सिर्फ 20% पढ़ना है फ्रेंड्स, और आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर 20% ही काम का है तो फिर राइटर इतनी सारी बुक लिखते क्यों हैं? इतना बुक बनाने का क्या उद्देश्य है? ये तो लोग कहते हैं ना कि आप कि जो बुक्स के अंदर काम का है वो 20% है, लेकिन इतनी मोटी बुक क्यों लिखी जाती है? यानी 100 पेज में से 20 पेज आपके काम के हैं, और 1000 पेज की बुक है तो 200 पेज आपके काम के हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा फिर वो लिखते क्यों? क्या पैसा बनाने की आदत है या फिर कुछ और? नहीं फ्रेंड्स, जो पेरिफेरल है वो आपको कोर एरिया को समझने के लिए आवश्यक है। अगर आपको पहली बार ही वो 20% समझाया जाएगा ना तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझ गए आप? वो 20% ऐसा है कि आपको समझाने के लिए, जो 80% है वो 20% को समझाने के लिए है। अगर आप एक बार 80% के साथ में इसे समझ जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो आपका रह जाएगा वो 20% है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है वो है 20%। अब यहां पर जरूरत आ जाती है जो विशेषज्ञ हैं, जो एग्जाम को सही से एनालिसिस करते हैं, जो सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, जो इनका एक्सपर्ट है, जो भी पॉलिटी का एक्सपर्ट है, जो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, जो एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो मात्र आपको 20% पढ़ाएगा। समझ गए? 20% में आपका काम हो जाने वाला है, वो काम का है। बस उसे समझाने के लिए आपको 80% समझाना पड़ेगा। पहली बार आपको ये सब कुछ लेकर के चलना है, नेक्स्ट टाइम तो आप 20% से नोट्स बना लेंगे। तो 20% सिर्फ आपका ये है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है वो हमने देखा। मैंने आपको शुरू में रिकैप किया, फिर उसके बाद में मैंने आपको ये समझाया कि आपका जो कोर एरिया होता है, कोई भी बुक्स है, कुछ भी है, उसका 20% सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बाकी 80% आपको समझने के लिए है। तो वन टाइम आप 80% देख करके चले, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप 20% को वहां से निकाल लें समझ बनने के बाद में, और इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना। तो अब हम बात करते हैं और चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। और मेन टॉपिक है आज हमारा यूपीएससी जनरल स्टडी पेपर सेकंड। उसका आज हमको देखना है सिलेबस क्या है, क्या क्या देखना है। आज हमारा एजेंडा है, मैं आपको बता देता हूं। तो आज का एजेंडा क्या है? पहला है यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड। इसका क्या देखना है? सिलेबस। पहले पर इसका सिलेबस देखना है। दूसरा, पहले पर इसका सिलेबस देखना है। दूसरे पर क्या देखना है? पीवाईक्यूज, ट्रेंड एनालिसिस। दूसरे पर हमें ट्रेंड एनालिसिस देखना है। और इसके साथ ही साथ में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करता हुआ चलूंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करता हुआ चलूंगा इसके साथ ही। और इस प्रकार से हम अपना लेक्चर कंक्लूड कर लेंगे। इसमें आपको 2 लेक्चर और आने वाले हैं, पेपर 3rd और पेपर 4th। और इसके बाद में एक लेक्चर आएगा कंपलसरी पेपर यूपीएससी का। इसी के साथ हमारी ये पूरी सीरीज एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी पूरी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लेक्चर में तब लेकर के आऊंगा जब मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे जो मैंने अभी तक जितनी भी आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर में आए हैं 9, 10 और 11, उनमें मैंने आपको बताया है कि 30 डाउट्स, यानी कि 30 ऐसे डाउट्स कौन से हैं जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उनके मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक लॉजिकल आंसर्स किए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखने के बाद भी कोई ऐसा संशय आपके मन में बच जाता है कि नहीं मेरा संशय इससे अलग है, तो आप मुझे कमेंट करना। और जब भी वो इतने सारे कमेंट्स हो जाएंगे कि वहाँ पर एक अच्छी 30, 35 या 40 मिनट की वीडियो मुझे बन जाएगी, तो मैं उस लेक्चर को लेकर के आऊँगा और वहीं पर ये सीरीज हम विराम दे देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और पहला हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस हम देखेंगे और फिर हम इसके पॉइंट्स पे देखेंगे कितने टोटल पॉइंट्स हैं। उनमें हम बाइफरकेट कर लेंगे कि पहले कितना पॉइंट्स है, फिर कितना पॉइंट्स है, और उन पर जाकर के हम देखने वाले हैं। 3rd के नाम से यहाँ पे पेपर आपको 3rd दिखेगा, लेकिन जनरल स्टडी पेपर 3rd और जनरल स्टडी 2nd तरीका से हम भूल सकते हैं। अब आप इसमें देखना
क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये पॉइंट्स इसके अंदर हैं। ये जो पॉइंट्स हैं यानी ये आपके विषय इसके अंदर हैं। अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 विषय इसके अंदर है। और हम देखेंगे कि टोटल टॉपिक्स कितना है इसके अंदर, टोटल टॉपिक्स कितना है वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला है 1 2। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको टॉपिक्स में बांट कर, तो 20 टॉपिक्स इस सिलेबस के अंदर आते हैं। पेपर सेकंड के अंदर 20 टॉपिक्स आते हैं और 20 टॉपिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले क्या है। पहले टॉपिक में क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इस सिलेबस के अंदर आपको ये पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स देखना है कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीका से वो इवॉल्व हुआ है, वो हमें देखना है। फीचर्स क्या हैं, अमेंडमेंट्स किस प्रकार के अमेंडमेंट्स इसके अंदर हुए हैं, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। मैं एक बार हिंदी में इसे बता देता हूँ आपको। इसका हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना है, विकास किस प्रकार से हुआ है, और फीचर्स क्या हैं इसके, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें किस प्रकार के संशोधन हो चुके हैं, और महत्वपूर्ण इसके ऐसे प्रोविजंस और इसका जो आधारभूत ढांचा है वो हमें इस पॉइंट के अंदर देखना है। सेकंड पॉइंट देखना आप, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। दूसरे पॉइंट्स में है कि हमें फंक्शंस देखने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, इशूज एंड द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि इशूज और चैलेंजेस किससे रिलेटेड देखने। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है किससे रिलेटेड है ये, फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू द लोकल लेवल्स एंड द चैलेंजेस देयरइन। थर्ड पॉइंट देखना, हमें यहाँ पे देखना है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर किस प्रकार की है, यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस प्रकार से है। और साथ ही साथ हमें देखना है कि उनके जो और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन उनके बीच में क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म किस प्रकार से है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और ये सारा इस पॉइंट के अंदर है, यानी कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आपको देखना होगा। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट अदर ऑफ द अदर कंट्रीज, यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको भी पता है जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो जैसे कि लोग कहते हैं कि ये उधार का थैला है, इस मायने में क्योंकि यहाँ इस संविधान में आपको फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, अमेरिका से, रसिया से, यानी कि लगभग जो देश दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, वहाँ के संविधानों से, आयरलैंड तक के संविधान से कुछ ना कुछ यहाँ पे लिया गया है। तो कभी कभी कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला है कि ये उधार का थैला है। तो ये सारी बातें जो है इस वाले पॉइंट के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, पांचवा पॉइंट है पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के विषय में जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, फंक्शनिंग किस प्रकार से है, उनकी फंक्शनिंग किस प्रकार से है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस प्रकार से है, पावर क्या है, और प्रिविलेजेस भी साथ में देखेंगे, यानी कि विशेषाधिकार क्या है वो हम देखेंगे। इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस, और इनके साथ में जो पावर और प्रिविलेजेस, फंक्शन, ये सारे हैं, इनके साथ में कौन कौन से इश्यूज और मुद्दे जुड़े हुए हैं, इनसे प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर, 6 पॉइंट देखना, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी दोनों के बीच में उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड द फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। और राजनीति में इनकी क्या भूमिका है, इनके क्या कार्य क्या हैं, इनके विषय में हम इस वाले पॉइंट में जानेंगे और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी साथ के साथ देखेंगे। नेक्स्ट देखना 7th पॉइंट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951-52, दोनों हम यहाँ पे देखने वाले हैं।
ठीक है, सैलेंट फीचर्स देखेंगे दोनों के, क्योंकि ये एक्ट काफी न्यूज में है और इससे प्रश्न पीछे भी मेंस में, प्रीलिम्स में आते रहे हैं और इस साल इस पर प्रश्न आने वाले हैं। आप जान रहे होंगे ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये इस एक्ट के तहत काफी कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोगों की जो संसद की सदस्यता है इस साल इससे गई है, तो इससे प्रश्न आना लाजमी हो जाता है। आप देखेंगे मेंस में अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स उन पर अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होने चाहिए, पावर्स उनको क्या हैं, फंक्शंस उनके क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दो तरीका की बॉडीज वहाँ पे दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो जो बॉडीज हैं उनके पावर फंक्शंस, इनके विषय में हम जानेंगे, क्या है उनकी पावर, क्या है उनके फंक्शंस, क्या है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा कुछ हम यहाँ पे देख, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और फॉर्मेटिंग किस प्रकार से है, उनकी नियुक्तियां किस प्रकार से होती हैं, इशूज क्या हैं इसके अंदर, प्रश्न आप देखेंगे कि इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। 9th पॉइंट देखना, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वेजी जुडिशियल बॉडीज, यहाँ पर देखना स्टैट्यूटरीज देखनी है, रेगुलेटरी बॉडीज देखनी है और अर्ध न्यायिक यानी क्वेजी जुडिशरी बॉडीज भी यहाँ पे देखनी है। 10th पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग ऑफ आउट देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उन पॉलिसीज से क्या इंटरवेंशंस हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है, और मैंने अभी पीछे आपको क्या पढ़ाया है, पावर, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ कंसेप्ट है। आप खुद देखना कि किस तरीका के विरोधाभास हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी लाती है, जैसे कि आपने पीछे देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत नाम की एक स्कीम लेकर के आई थी, जिसको ऐसे स्टेट जिनमें नॉन गवर्नमेंट बीजेपी सरकारें हैं उन्होंने अपने यहाँ लागू करने से मना कर दिया। उदाहरण के लिए राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम उनमें प्रमुख है। उन्होंने उसे लागू करने से मना कर दिया और अपने यहाँ अलग अलग टाइप की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं वो लेकर के आई। यानी कि इससे एक इशू राइज होता है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना लाई जाती हैं, पार्टी की सरकार नहीं होती तो वो उसे लागू करने में परेशानी महसूस करती हैं। इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो निकल कर यहाँ सामने आते हैं। तो वो ये हम इस प्रकार के जो इशू हैं यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखना, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। इस पॉइंट के अंदर द रोल ऑफ द एनजीओज, इसमें प्रश्न आते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये सब बातें दिखती हैं न्यूज़पेपर में, दिखती हैं बुक्स के अंदर दिखती हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि नोट्स किस प्रकार से बनाने हैं, अगर आप नोट्स ढंग से बना लेते हैं ना, ये सिलेबस कुछ भी नहीं है, ये सिलेबस कुछ भी नहीं है। और फॉर्मेटिंग हमारे नोट्स की कैसी है, जैसा यूपीएससी का एग्जाम है, जैसा पेपर में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से फॉर्मेटिंग की गई है नोट्स की। तो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के, और इसमें जितने भी लेक्चर्स आ चुके हैं, 12-13 लेक्चर्स हैं इसके अंदर, वो सारे लेक्चर्स आप एक बार देख लेना। तो आप देखेंगे कि आपको जितनी भी आपके जो भी प्रॉब्लम थी यूपीएससी को लेकर के, जितने डाउट्स थे, वो सारे के समाधान हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट ना, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस, वेलफेयर स्कीम्स देखना है जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए चलाई जाती हैं। पॉपुलेशन ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट, और यहाँ पर हमें वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर और स्टेट, और स्टेट और सेंटर दोनों की देखना। वैसे तो सेंटर की ही स्कीम पूछी गई है, लेकिन मे भी आपको स्टेट की पूछी जाए, वो भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। 13 पॉइंट देखना आप, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू द हेल्थ सेक्टर, यानी कि इससे आपको प्रश्न जो भी विकास से संबंधित जो इशू हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट के इशू हैं, वो आपको पूछे जाएंगे। सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र के संबंध से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे देखते हैं ये 12th, यानी कि 12 पॉइंट तक ये जो है, यहाँ तक आपको पॉलिटी दिखा है, यहाँ से 1 से लेकर के 12 पॉइंट तक आपको क्या दिखा है, पॉलिटी के इश्यूज दिखे हैं, पॉलिटी पूछी गई है यहाँ से। लेकिन यहाँ से आप 13 पॉइंट देखना एक बार, 13 में आपको क्या है, सोशल जस्टिस। ऊपर मैंने आपको सब्जेक्ट दिखाए थे, तो वहां आपको एक सब्जेक्ट दिखा था सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस का पार्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, और ये वाला इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, ये वाला
ये वाला सोशल इश्यूज से रिलेटेड, सोशल जस्टिस से, ये वाला पॉइंट जो 13 ये सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर आपको दूसरा विषय आ गया है, और ये वाला भी पॉइंट किससे है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ये दो पॉइंट जो है वो किससे रिलेटेड है, ये दोनों पॉइंट 13 और 14 पॉइंट जो है ये दोनों हैं सोशल जस्टिस। समझ गए आप, ये क्या है, सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस है। ऊपर ये सारा क्या है, ये है पॉलिटी। और ये नीचे वाला हम देखेंगे, ये वाला 15th पॉइंट देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी देखेंगे यानी कि पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे, अकाउंटेबिलिटी देखेंगे, ये 4th पेपर में भी आएगा, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे भी है, ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड वहाँ पे भी आएंगे, इससे रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे भी हैं। एप्लीकेशंस, इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे, मॉडल्स की सक्सेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, पोटेंशियल देखेंगे, कितना पोटेंशियल है इनके अंदर। सिटीजन चार्टर से प्रश्न आए हैं, अब पूछेगा वो दोबारा से। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, ये प्रश्न आपको इस तरीका के ये गवर्नेंस से आपको दिखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, ये भी किससे है, ये भी गवर्नेंस से है। इंडिया एंड द नेबर रिलेशन, यहाँ तक आपको जो प्रश्न थे वो किससे थे, ये वाले रोल ऑफ द डेमोक्रेसी सिविल सर्विस, यानी कि रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी, ये सारे जो मुद्दे थे ये थे आपके गवर्नेंस से। अब इसके बाद में हम चलते हैं नीचे, ये देखना आप 17 इंडिया एंड इट्स नेबर, नेक्स्ट देखना इंडिया एंड इट्स नेबर रिलेशन, भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके किस प्रकार के संबंध है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाइलेटरल रिलेशन, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, बाइलेटरल ग्रुपिंग्स कैसी होती हैं वो हम यहाँ पे ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आईआर के अंदर आते हैं। रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, एग्रीमेंट्स एंड इंडिया एंड द अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, और वहाँ पर वो भी देश देखने हैं जो चाहे वो नेबर्स में नहीं आते हों लेकिन अगर वो दूर भी हैं, कहीं ना कहीं भारत के जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको यदि वो प्रभावित करते हैं तो उन पर भी आपको देखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है, तो यूक्रेन और रसिया के वार से भारत अफेक्ट होगा क्योंकि भारत की जो नज़दीकी है वो रसिया के साथ है। तो भारत के पास अब एक तो अपना जो फ्रेंडशिप है, क्योंकि जो वेस्ट है, अमेरिका जो है वो प्रतिबंध लगाए हुए है रसिया के ऊपर, तो रसिया के ऊपर यदि प्रतिबंध लगाए हैं तो हम जो रसिया से हथियार, तेल, यूरेनियम जो भी हम खरीदते हैं उन पर वो अफेक्ट होंगे, और अगर वो अफेक्ट होंगे तो भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो अफेक्ट होंगे। तो इसलिए नहीं चाहते हुए भी भारत और रसिया और यूक्रेन का जो ट्रायंगल है उसके युद्ध को हमें ध्यान से देखना होगा, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस। इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पर हम ऐसी पॉलिसी देखेंगे कि जो भारत और भारत के जो पड़ोसी जो भी मित्र देश हैं उनको प्रभावित करेगी, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या फिर डेवलपिंग नेशन हो, और इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो उसको प्रभावित करते हों। साथ ही साथ इंडियन डायस्पोरा के विषय में, यानी कि जो भारत के लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ से जो कुछ धन है उनके परिवार भारत के अंदर हैं, उनके लिए जो भेजते हैं वो डॉलर्स में भेजते हैं, जिससे हम फॉरेन रिजर्व है उसमें एड अप मिलता है। तो उसके विषय में हम जानेंगे कि भारत का जो डायस्पोरा है वो भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें, और अन्य देश की जो राजनीति है उस पर किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं। सिर्फ हमें डायस्पोरा हम इतना ही जानते हैं, आपको भी देखा होगा कि डायस्पोरा का मतलब है वहाँ रह करके यहाँ पैसा भेजना, नहीं, हमें ये भी देखना होगा, अलग एंगल से जाना होगा कि भारत का जो डायस्पोरा है वो भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और पास्ट में क्या ऐसा हुआ है, सभी बातों पर हम ध्यान देंगे according to UPSC syllabus। important international institutions, agencies for and their structure and mandates, यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज आपको देखनी होंगी, कुछ ऐसी एजेंसी जैसे यूएनएससी, यूएनजीए, एससीओ, ब्रिक्स, इस प्रकार के और बहुत सारे G20, बहुत सारे इस प्रकार के ग्रुपिंग्स हैं इंटरनेशनल, जहां भारत को देखना होगा
भारत की जो भारत के, क्योंकि वहाँ भारत के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, उनका फॉर्मेटिंग कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे देखना होगा। अगर न्यूज़पेपर में आपको इनसे प्रश्न मिलते हैं, ये सारे जो अभी मैंने पॉइंट देखे हैं, हम इन्हें किससे बोलेंगे, इसके अंदर कितने पॉइंट थे, किससे हैं, ये सारे हैं IR, हम शॉर्ट फॉर्म में इस IR या इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं, इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो हमारा टोटल हमने अभी तक बांट लिया है, सारा जो भी प्रश्न हमने ऊपर बांटे थे उसी प्रकार से ये 5 पॉइंट थे, और नीचे हमने ये 5 पॉइंट के अंदर बांट करके देख लिया है, आप ये देख लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एक ही साथ आ गए हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी है वैसे वो साथ ही पढ़े जाते हैं, तो वो साथ आ गए हैं। इस प्रकार से ये हमारा हमने सिलेबस है वो देखा। अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं और ये देखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता देता, आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपसे पूछते होंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपका एक ही उत्तर है जो कि हमारे अंतस मन में बैठ गया है, और वो उसका आंसर करते हैं आप, सही है, बहुत अच्छी है। बल्कि आपको आगे से, अब से बाद आपको क्या करना है, अगर आप वास्तव में एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, सच्चे सच्चे मायने में हैं, तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि यूपीएससी की तैयारी कैसी चल रही है, तब आपको ये नहीं बताना अच्छी चल रही है, बल्कि ये बताना है कि यूपीएससी के फर्स्ट पेपर में, जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में 12 पॉइंट हैं, जिनमें से 6 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 6 कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर आपके वो भी पूरा हो चुका है तो बता देना कि मेरे जो जीएस पेपर फर्स्ट के 12 पॉइंट हैं, मैंने अच्छे से वो कंप्लीट हो चुके हैं, आंसर राइटिंग उन पर मैंने कर चुका हूँ, अच्छे से विचार कर चुका हूँ, सुगठित नोट्स मेरे पास हैं, और अभी मेरे सेकंड पेपर, जीएस का जो सेकंड पेपर है उसके अंदर 20 पॉइंट हैं, जिनमें से 5 पॉइंट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीलिम्स के जो सिलेबस है उसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं जो मेरे कंप्लीट मैंने कर लिए हैं, और टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, 60-65 मार्क्स मेरे आ रहे हैं। इस तरीका से बात करना है आपको, विचारों में स्पष्टता, खुलापन लेकर के आना है, मन में उदारता और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान लेकर के आना है। अगर आप ये सब कुछ लाते हैं, मैं वो क्वालिटीज आपको बता रहा हूं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सिविल सर्वेंट के अंदर क्वालिटीज? एक आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, जनरसनेस होनी चाहिए, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर यानी कि सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और प्रोबिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यूँ तो ऑनेस्टी, प्रोबिटी, ये एक ही तरीका के वर्ड हिंदी में देखेंगे वो एक ही तरीका के आते हैं। आपके अंदर ये होनी चाहिए, आपके अंदर सिंपैथी होनी चाहिए, आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। आपको, अगर आपको कोई आपसे पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि आप आईएएस बन जाएं, आपको कोई पूछे कि आपको क्यों लगता है कि आप ही आईएएस बनेंगे, यूं तो 10,000 लोग क्वालिफाई, जो मेंस को क्वालिफाई करके जाते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके 8 से 10,000 लोग जाते हैं, मेंस लिखते हैं, लेकिन क्या ऐसी आपके अंदर क्वालिटीज़ है कि जो 800 या 700 जो लोग सफल होंगे उनमें आप आ जाएंगे? आपका आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताइए। आप सोच करके 1 मिनट सोचिए और मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा। क्या आपका आंसर ये होगा कि नहीं मुझे ऐसा लगता है? पहला आंसर ये हो सकता है। दूसरा ये लगता है क्या आपको कि भगवान की ऐसी मर्जी है। तीसरा आंसर ये हो सकता है आपका कि मेरे घर का ऐसा चाहते हैं और मैंने भी किसी आईएएस अधिकारी को देख लिया है। चौथा, आपका बचपन से ऐसा सपना है कि मैं आईएएस बनूं। अगर आपके ये आंसर्स हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं अभी भी। आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, यूँ तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। आपके आंसर्स होने चाहिए कि सिलेबस पढ़ने के बाद, प्रीवियस ईयर्स पेपर देखने के बाद, उनमें से बहुत सारे प्रश्न मैंने हल किए, और साथ ही साथ जो एक यूपीएससी एस्पायरेंट के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको गिनाई, सिंपैथी, ऑनेस्टी, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, ऐसी तरीका के जो भी एट्रीब्यूशंस हैं वो मेरे अंदर मैं देखता हूं कि एग्जिस्ट करते हैं, और इसी कारण से मुझे लगता है कि मैं भी एक आईएएस अधिकारी बन सकता हूं। ये आपका एक संतुलित आंसर्स होना चाहिए। तो आप ध्यान रहें कि सिर्फ ये ना कहें कि ऐसा मुझे लगता है, मैं ऐसा दिखता हूं तो मैं आईएएस बन जाऊंगा, नहीं, रॉन्ग। और यही आंसर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी दे सकते हैं, क्योंकि ये आंसर से लोग बचते हैं कि कहीं ये ना पूछ ले कि आपको क्यों लगता है कि आप ही आईएएस बनेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर पर हम चलते हैं और पॉलिटी के अंदर पहले चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं।
2013 में ये प्रश्न है, कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्राय देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था को कहां तक इसके लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। यानी कि आपको पूछ रहे हैं दल बदल विरोधी कानून के परिप्रेक्ष्य में कि सांसदों की जो व्यक्तिगत भूमिका है उसमें कमी देखने को लिए मिलती है, जो कि होनी चाहिए वो कम देखने के लिए मिलती है, और इसके फलस्वरूप जो हमारी स्वस्थ रचनात्मक बहस थी, आप अभी संसद के अंदर देखते होंगे किस बात को लेकर के बहस है। पहले तो बहस होने का जो टाइम ही नहीं मिल रहा, पूरा धूम धड़ाक और तहलका मचा हुआ है, और ऐसे मुद्दों पर तहलका मचा हुआ है जो जनता का इंटरेस्ट नहीं है, उन मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। तो वहां पर एक स्वस्थ रचनात्मक जो बहस थी उसका जो स्थान है वो खत्म हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें आप दल बदल विरोधी कानून को कहां तक देखते हैं, ये प्रश्न में पूछने का प्रयास है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये प्रश्न आप देखेंगे, ये 2013 का प्रश्न है, 10 अंक का प्रश्न है और 200 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। अप्रॉक्सीमेट हम देखते हैं कि एक नंबर पर आपको 20 शब्द लिखने हैं इसमें। प्रश्न की आप पिच समझ गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से हम आगे तक लेकर के चलेंगे। इसकी पूरी जो सीरीज है वो तो मैं 28 मई के बाद लेकर के आऊँगा, जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 1000 से ज़्यादा प्रश्न कराने का मेरा अपना एक उद्देश्य है, वो मैं कराऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, आपको पता है कि 1985 में 52वां जो संविधान संशोधन लाया गया था, वो दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो संविधान के अंदर किए गए थे, जो कि 10वीं अनुसूची के अंदर थे। 2003 में संशोधन इसमें किया गया, और इसके बाद में जो यदि कोई भी जनप्रतिनिधि स्वेच्छा से अपने दल का त्याग करता है अथवा दल के व्हिप की अवज्ञा भी करता है, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष और जो सभापति होंगे उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। अब आगे बात समझ में, यानी कि अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप जानते हैं आप पार्टी के प्रति लॉयल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है एक सांसद के लिए वो है उनका जनता के प्रति जवाबदेही। जनता के प्रतिनिधि हैं आप, और जनता उस क्षेत्र की क्या चाहती है उसका मांग उठाना आपका ध्येय होना चाहिए संसद के अंदर। अब व्हिप जारी कर सकते हैं जो भी सभापति हैं वो, और यदि वो व्हिप जारी हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो प्रतिनिधि है अब उसको वोटिंग करना पड़ेगा, और अगर वो वोटिंग जाकर के विपक्ष में कर देता है या अबस्टेन करता है तो भी हो सकता है कि उसकी सदस्यता चली जाए। तो ये प्रश्न जो है इसी के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। क्या जो सांसद हैं वो इस डर की वजह से एक स्वस्थ जो बहस है वो देखने को नहीं मिलती। और ये प्रश्न इससे आप में मत सोचना कि 2013 में ही सिर्फ प्रासंगिक था, यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, बल्कि 2013 से ज़्यादा आज प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि संसद में किस तरीका का जो धमाल मचा हुआ है बेमतलब के मुद्दों को लेकर के, हाय हाय तौबा तौबा, क्योंकि अब हमारी जो पार्टियां हैं उनके लिए अपनी पॉलिटिक्स ज़्यादा ऊपर है, ना कि जनता के मुद्दे ज़्यादा ऊपर हैं, और वो दोनों साइड से हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कोई ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी ऐसी है, सब पार्टियां कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल ऊपर हो चुके हैं। ये इस प्रश्न में पूछने की बात आपसे कही है कि आप ऐसा किस प्रकार से देखते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, मैं एक फॉर्मेटिंग आपको करके दिखा देता हूं, 1-2 प्रश्न की, फिर आप समझ जाएंगे। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 50वें संविधान यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी प्रावधान को संविधान की अनुसूची 10 में शामिल किया गया था, जिसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, जिसके अनुसार यदि कोई भी जनप्रतिनिधि स्वेच्छा से अपने दल का त्याग करता है अथवा दल की व्हिप की अवज्ञा करता है तो संबंधित सदन के अध्यक्ष और सभापति ऐसे सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वो चेंज कर लेना, एक चेंज करके आप अपना पैराग्राफ और फिर लिखना है, यह कानून दल बदल की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने और तथा राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने की मन्य स्थिति से लाया गया था। हालांकि इस कानून के आधार पर आलोचना की जाती है, यह जनप्रतिनिधियों को दल प्रतिनिधि के रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि यह कानून पार्लियामेंटेरियन है, उसको पार्टी है उसके प्रति जवाबदेह बना देता है। फिर इसके बाद में आप ऐसा लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं कि सदन की खुली और स्वस्थ बहस पर इसने अंकुश लगाया है। व्हिप जैसे प्रावधान के कारण
सदस्यों का विशेषाधिकारों पर भी अंकुश लगता है और इसे स्वस्थ और प्रगतिशील लोकतंत्र परंपरा के प्रतिकूल समझा जाता है। आगे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं, यद्यपि यह सच है कि दल बदल विरोधी अधिनियम के कारण उपयुक्त चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, परंतु यह सांसदों की भूमिका और चर्चा की गुणवत्ता में गिरावट का अकेला कारण नहीं है। यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि सिर्फ आप ये मत मानो कि जनप्रतिनिधि जो ये अधिनियम है, दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, यही एक है, बल्कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जातिवाद, धर्म की संकीर्ण मुद्दों को उठाना और आपराधिक प्रवृत्ति वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या और जन भागीदारी के अभाव ने भी जनप्रतिनिधियों की भूमिका को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और आप एक अच्छा सा कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं, आप इस तरीका से लिख सकते हैं, निष्कर्षतः है कुछ न्यूनताओं के बावजूद भी यह कानून भारतीय लोकतंत्र के विकास में संकीर्ण काल के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। आगे पश्चिमी देशों के अनुरूप बेहतर लोकतांत्रिक परंपराओं के विकास और साथ साथ ऐसे कानूनों का उन्मूलन किया जा सकता है। तो आप इस तरीका से जाकर के इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैंने एक प्रश्न आपको अपनी ओर से बताया है, आप इसी प्रकार से और भी सारे प्रश्न की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम देखते हैं और प्रश्न हम देख सकते हैं, इसी प्रकार के और भी प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये है, आप इसे देखना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A कि इससे संविधान के अनुच्छेद 19 के साथ कथित उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। आप जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66A क्या कहता है, क्योंकि आप ये जो कानून है, ये जो धारा है, जब बाला साहेब ठाए की मृत्यु हुई थी उस टाइम पर ये कानून बड़ा ही जो बहुत भयंकर रूप लिया। उसके बाद भी यह कानून बीच बीच में उठ जाता है, क्योंकि हमारी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अगर आप कमेंट करते हैं और वो किसी भी पॉलिटिक विचारधारा के प्रतिकूल जाता है और वो यदि लोकतांत्रिक रूप में विश्वास नहीं करते तो वो आपको उठा सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है इसके तहत। वहीं इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इस कानून जो आपका ये धारा है 66 है, किसकी है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जो धारा 66 है, ये दोनों क्या कर जाती हैं, क्लैश कर जाती हैं एक साथ आकर। तो आप कह रहे हैं कि इसे आप विवेचना कीजिए। और विवेचना मैंने कल आपको कुछ शब्द बताए थे, कि जैसे आप विवेचना करा रहा है तो विवेचना में आप क्या करेंगे, आप विवेचना में संतुलन से लेकर के आंसर चलेंगे। आपको यहाँ पर नेगेटिव भी आप दे सकते हैं, उसके पॉजिटिव भी बता सकते हैं। उन पॉजिटिव मतलब है उसकी मजबूरी क्या है, ऐसा है क्या कि ये धारा बार बार लागू होती है या इसके तहत कार्रवाई होती है। जबकि धारा जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आप इस तरीका से कह सकते हैं कि जैसे कि ईमेल, सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रसारित और प्रचारित सामग्री के लिए दंडित किया जा सकता है। ये धारा क्या कहती है कि अगर आप ईमेल के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते हैं कि जो दुर्भावनापूर्ण हो, जो किसी को हेट्रेड हो, हेट स्पीच हो, इस तरीका से हो, या किसी की पर्सनैलिटी को डिग्रेड करती हो, तो इस धारा के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दंडनीय अपराध इसे माना जाएगा। यह अपनी अस्पष्ट परिभाषा और विवादित संदर्भों के कारण चर्चा में रहता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट इनका विवरण नहीं है कि कौन से ऐसे दुर्भावना तो भाई बहुत कुछ हो सकती है, दुर्भावना में क्या है, तो इसे डिफाइन नहीं किया गया। ना कभी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता है डिफाइन करेगा क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ क्या है, कानून का विवेचनाकार है, वो कानून का विवेचन करते हैं, ना कि कानून बनाते हैं। तो ये कार्य है पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का, और संसद इस पर कानून बना सकती है। इन पर और थोड़ा सा जो जहाँ पर दुर्भावना लिखी हुई है वहाँ पर थोड़ा सा और इसको क्या कर दें, स्पष्ट करने की आवश्यकता है। या जैसे कि असुविधाजनक, अपमानजनक, नाराजगी पैदा करने वाले ऐसे शब्द जो हैं, इनमें आपको यहाँ शामिल किया गया है। यह धारा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार जो कि 19(1) के प्रतिकूल प्रतीत होती है। हालांकि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्वाध नहीं है। आपको पता होगा कि जो संविधान है वहाँ पर भी आपको जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर भी क्या लगाए गए हैं, चेक एंड बैलेंसेस हैं। आप सब कुछ कहने के लिए स्वतंत्र नहीं है, समझ गए ना आप। कभी, क्योंकि वहां पर भी प्रतिबंध है, ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो दूसरे के डिग्रेड करती हो, पर्सनैलिटी को डिग्रेड करती हो, जब भी तो अवमानना जैसे आप देखे होंगे ना, तो प्रतिकूल होती है। हालांकि संविधान में आप ऐसा लिख सकते हैं कि संविधान में ये जो है निर्वाध नहीं है कि सिर्फ कुछ भी कह सकते हैं आप।
और इस प्रकार से जो है वहां पर भी चेक एंड बैलेंस लगाए गए हैं। विगत वर्षों में इस कानून का, आप ऐसे लिख सकते हैं कि विगत वर्षों में इस कानून का प्रयोग राजनीतिक व्यक्तियों के पक्ष में मीडिया तथा आम जनता के विचारों को अवरोधित करने में किया जाता रहा है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के दिवंगत राजनीतिक कार्टूनिस्ट छात्राओं को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत पुरानी बात हो गई, उसके बाद भी इसके तहत ही उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था। जबकि 2013 के अंदर, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे ही ध्यान में रखते हुए 2013 में अपने एक निर्णय में इस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया, और इसके बावजूद भी इसके अंदर गिरफ्तारी होती रहती है, कानूनी कार्रवाई होती रहती है। अब आप ये कहें कि करने की मजबूरी है, कि ऐसा और कोई कानून नहीं है, या फिर क्या है, लेकिन आज भी आप देखेंगे अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको कुछ ऐसे एम्बिग्वस वर्ड्स लेकर के, जैसे कि अपमानजनक, निरादरपूर्ण, इसके उसमें पता ही नहीं चलता कि है क्या ये। या तो आप इसे विस्तार कर दें, तब आप कुछ इसके अंदर डिफाइन कर दें, एक बाउंड्री तय कर दें। तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया निर्देशों को नागाओं द्वारा उनके राज्यों को मिली विशिष्ट स्थितियों को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है 371A के तहत, जैसे कि 370 के तहत पहले कश्मीर को एक विशेष राज्य का जो दर्जा था, उनको कुछ छूट थी अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, और ये सही है, ये जो 371A है ये सही है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पर इस प्रकार के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनकी संस्कृति बहुत ही फंजाइल है, और वहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि वो एक बड़े प्रिमिटिव कल्चर उनका है, तो उसको सहेजे और बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी भी है। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि उधर ही आपको बहुत सारे नए संसाधन मिलते हैं, तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि नई लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसके अनुसार नागालैंड में भी खनिज ब्लॉक्स का आवंटन किया गया था, जिसका नागालैंड राज्य और उनके संगठनों द्वारा विरोध किया गया, आपको पता है। इस प्रकार केंद्र और नागालैंड राज्य के मध्य टकराव उत्पन्न हो गया, और ये कोई पहला टकराव नहीं है, टकराव तो बहुत सारे हैं ऐसे ही, ठीक है, जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको लेकर भी तो टकराव हैं। इसी प्रकार से आप इसमें आगे देख सकते हैं कि दरअसल संविधान की जो अनुच्छेद 371A है उसके अनुसार संविधान के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए भूमि और संपत्ति के स्रोतों से जुड़े कानून तब तक नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होंगे जब तक कि वहां की राज्य विधानसभा ऐसे विधि के समर्थन में संकल्प पारित ना कर दे। समझ गए आप? तो 371A जो है उन राज्यों को किस प्रकार की शक्ति देता है कि आपके राज्य में तब तक हम वो कानून लागू नहीं करेंगे जब तक आप विधानसभा है वो इसके लिए मंजूरी नहीं दे देती। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि नागालैंड राज्य ने वर्ष 2012 में विधिनियम जारी करके पेट्रोलियम और खनिज और अन्य संसाधनों के संपत्ति स्रोतों के रूप में पहचान की थी। चूंकि आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि खनिज संपदा संघीय सूची का विषय है, अतः केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि जो संघ सूची है उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगर राज्य चाहते हैं तो उनके फैसले सरकार क्या कर सकती है, डिक्लाइन कर सकती है, वॉइड, निल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनको घोषित कर सकती है। उसी तरीका से गवर्नमेंट ने कर दिया है। जबकि राज्य सरकार ने केंद्र पर नागालैंड राज्य विशेष स्थिति हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। राज्य कह रहा है कि भाई हमें तो एक क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस है, लेकिन ये हमारे अधिकार हैं उनमें क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि खनिज और संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकारों को सौंप देना उचित प्रतीत नहीं होता। क्या आपको लगता है ऐसा कि जो भी बहुमूल्य ऐसे संसाधन हैं उनको अगर हम राज्यों को सौंप देंगे तो क्या वो सही होगा? ये प्रश्न बन सकता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सही प्रतीत नहीं होता, मेरे अकॉर्डिंग ये सही प्रतीत नहीं होता, जबकि नागाओं और अपने हितों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि जब आपको स्पेशल स्टेटस दिया है तो उनके भी अधिकारों को अपेक्षा नहीं कर सकते। इसी परिस्थिति को परस्पर साझा हितों के आलोक में हल किया जाना चाहिए ताकि भावी
विवादों से बचा जा सके। आप इस प्रकार से इस प्रश्न के आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमने 2-3 प्रश्न देखे हैं, मैंने आपको एक बार एक फॉर्मेटिंग करके बता दी है। अब आगे मैं सिर्फ प्रश्न आपको दिखा रहा हूं और आप इसे देखते जाएं, क्योंकि मैं सारे प्रश्न आपको यहाँ कराऊंगा, अभी कराऊंगा, तो ये प्रश्न, ये श्रृंखला बहुत लंबी हो जाएगी। 5-6 घंटे की वीडियो कोई देखेगा नहीं, ये देखेंगे आप जब जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा 28 मई को। ये सारे प्रश्न की फॉर्मेटिंग बोर्ड पर ला करके खुद कराऊंगा, समझ गए आप, पूरी फॉर्मेटिंग खुद कराऊंगा। अगर ये सीरीज आप पूरी कर लेते हैं, आप समझ के चलना कि 60% क्वेश्चन मेंस में यहीं से आने वाले हैं। ये हम देखेंगे और ये करके दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरे करंट अफेयर को हम लेकर के चलेंगे 2 साल से, 2 साल का करंट अफेयर हम लेकर के चलेंगे 2021 के बाद से अब तक के, और इशू बेस्ड तैयारी कराएंगे हम। ऐसा नहीं है कि वो इशू लेकर के आएंगे और फिर 360 वगैरह, नहीं नहीं, मैं सिर्फ कराऊंगा इशू बेस्ड तैयारी, और वही रहना है आपका, हमेशा वही रहना है। बस अपडेट आती रहेंगी करंट अफेयर के, उससे आपको याद वही करना है, मनन स्थिति में वही कर लेना है, आपने अपने मन में वही उतार लेना है। आंसर ऐसे चुटकी में करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे आंसर को, तोता की तरह, तोता नहीं बनना लेकिन तोता की तरह पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं इसी प्रकार के प्रश्नों पर मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ सारे प्रश्न, 2-3 प्रश्न मैं और पढ़े देता हूँ, फिर मैं इस सारे लेक्चर को कंक्लूड कर देता हूँ। देखना, पहला ही प्रश्न, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो है उसके तहत जो भी नेतागण दोषी पाए जाते हैं, अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया का सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी करा रहा है आपसे। इस प्रकार के प्रश्न अभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। और भी जैसे कि प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधित सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। ये प्रश्न आपको फर्स्ट पेपर में भी था, कल्चर वाले पार्ट में आया था। यहाँ पर भी है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जब मैं ऑप्शनल में दर्शन शास्त्र के कुछ लेक्चर्स में लेकर के आऊँगा। मैं 2 ऑप्शनल यहाँ पे आपको तैयार कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में एक बार अपना ऑप्शनल चेंज किया था, दर्शन से बदलकर हिंदी साहित्य मैंने किया था एक अटेम्प्ट में, तो इसलिए मेरे ऑप्शनल पर एक पकड़ है। तो जो भी विद्यार्थी हैं, जो मैं उनको मदद कर सकता हूं, मैं यहाँ पर एक सरलीकरण आपको सिलेबस के साथ साथ करूँगा और एक इस तरीक़ा से आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि उसके बाद शायद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो वहाँ मैं लेकर के आऊँगा धर्म और रिलीजन, यानी कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम धर्म निरपेक्षता की बात कर नहीं सकते, क्योंकि धर्म से अलग कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को एट्रीब्यूशन की तरह देखा जाता है, न हम एट्रीब्यूशन मतलब क्वालिटी की तरह। जैसे पानी का जो धर्म क्या है, भिगो देना और प्यास बुझा देना। उसी तरीक़ा से अग्नि का धर्म क्या है, जला देना और सुखा देना। इसी प्रकार से जो भी आप देखते हैं, वायु का धर्म क्या है, शीतलता प्रदान करना। आपको ये सारी क्या है, ये धर्म है, DHRAMA धर्म, लेकिन ये रिलीजन नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। हमारे यहाँ पर धर्म निरपेक्षता जैसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, हम बोलेंगे पंथ निरपेक्ष। और जो फ्रांस है, फ्रांस यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ से ये शब्द का उत्पत्ति होती है धर्म निरपेक्षता, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, उनके बीच में किस प्रकार से लड़ाई हुई थी, और प्रोटेस्टेंट ने किस प्रकार से कैथोलिक चर्च की जो बनी बनाई धारणाएं थी उनको तोड़ दिया था, कि जो स्वर्ग में जाने के पहले ही वो बना रहे थे, पूरे कार्ड बनाते थे कि आपने यदि गलत कर्म किए हैं तो आप चर्च की शरणागत हो जाएं, और वहाँ से आप इतने डॉलर्स का ये ले लें, एक कोई कार्ड ले लें, और उससे आप स्वर्ग सीधे चले जाएंगे। आपको जो है जो गॉड है वो अपनी शरण में रखेगा, और इस तरीका के कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ ये सब नहीं है, समझ गए आप। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, जैसी करनी वैसी भरनी का कंसेप्ट है। तो हमारे यहाँ धर्म इस तरीका से आरोपित नहीं है। और दूसरी बात कि जो वेस्ट है, वहाँ पर आज भी किसका प्रभाव है, धर्म का प्रभाव राजनीति पर देखने के लिए मिलता है। भारत के अंदर धर्म का जो प्रभाव है वो राजनीति पे है, लेकिन मायने अलग हैं। धर्म का इतना प्रभाव नहीं है राजनीति में कि वो किसी कानून को लाने से रोक दे। आपको पता होगा स्टेम सेल रिसर्च जो अमेरिका में चल रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टेम सेल रिसर्च के लिए फंड को रोक दिया था, क्योंकि उन पर चर्च का दबाव था। क्यों? क्योंकि आपको पता है
जो क्रिश्चियनिटी है उसमें वही कंसेप्ट है जो इस्लाम के अंदर है। यानी कि कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है कि इंसान जो है वो भगवान की कृति है, इसे और कोई नहीं बना सकता, इस पर कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसलिए उसकी फंडिंग रोक दी गई थी और ऐसे फंडिंग्स रोक दी जाती हैं। इसीलिए अमेरिका जो है अब इस समय में आप देख रहे होंगे कि रिसर्च में पीछे हो जाता है और चाइना आगे निकल जाता है, क्योंकि चाइना के अंदर ये सब चीज़ नहीं होती। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री अपने आप को कहता है, यूं तो कम्युनिस्ट है लेकिन साथ ही साथ कैपिटलिस्ट कंट्री भी है, परंतु वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पर धर्म का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है। धर्म मेरा यहाँ पे, मैं DHRAM की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलीजन की यहाँ पे बात कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे प्रश्न आप और देख लें। मैं एक आध प्रश्न और पढ़ाई देता हूं। किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरहित यानी कि निरहित किया जा सकता है, और उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरहित व्यक्ति को अपनी निरहितता के विरुद्ध उपलब्ध है। यही है, वही प्रावधान आ रहे हैं बार बार जो अभी पहला मैंने आपको पढ़ाया। किन आधारों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, ये आपने सिलेबस में भी देखा था ये पॉइंट, तो ये पॉइंट वहां भी था और ये सिलेबस के अंदर है और वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सिलेबस को इसके साथ मैच करते हुए चलना आप। और आप यहाँ पर देखना 2019 का एक प्रश्न है फ्रेंड्स, देखेंगे एक प्रश्न और है हमारा। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि और व्यय को तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसे करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, चर्चा कीजिए। आपने देखा होगा एक इस तरीका की चर्चा बीच में चली थी, 16-17 में ऐसी चर्चा थी कि जो भी सारे चुनाव हैं क्यों ना हम उनको एक साथ करा दें, यानी कि जितनी भी विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव है उसको एक साथ करा दें। तो उस टाइम पे बड़ी डिबेट हुई थी कि भाई अगर आप चुनाव एक साथ करा देंगे तो आचार संहिता भी फिर एक साथ ही लग जाएगी। फिर वो भी थे कि भाई जो लोकसभा है उसकी जो वोटिंग है वो एक अलग टाइप से होती है, यानी कि जो लोकसभा है उसकी वोटिंग हम करते हैं कि हमें प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जो है उसे देख करके हम करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा रहेगा देश के लिए, उसका व्यक्तित्व क्या है, ये सब चीज़। लेकिन जो हमारी विधानसभाएं हैं उसके जो चुनाव हैं वो थोड़े अलग टाइप से होते हैं। उनकी जो वोटिंग है वो राज्य के हिसाब से होती है, राज्य के अपने राज्य को ध्यान में रख करके लोग वोटिंग करते हैं। उसी प्रकार से आप लोकल बॉडीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो अपने मुद्दे हैं व्यक्तिगत उनको लेकर के वोटिंग होती है। अब इसी प्रकार से ये डिबेट में चली थी कि राज्य और लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वो हम एक साथ करा देंगे। तो जो एग्जामिनर है वो कह रहे हैं कि ठीक है ये बात तो सही है करा दें आप, लेकिन इससे खर्चे सीमित हो जाएंगे। एक पॉइंट ये भी दिया था उस टाइम पे लोगों ने कि देखो अगर हम ऐसा करेंगे, लोगों ने भी क्या, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी बोला था कि खर्चे सीमित हो जाएंगे, यानी कि जितना अभी व्यय हम करते हैं पॉलिटिकल चुनावों पर वो कम हो जाएगा और एक ही बार आचार संहिता लग करके खत्म हो जाएगी, फिर हमें पूरा काम के लिए समय मिल जाएगा। तो इसके वाद विवाद होते रहे और फिर बाद में ये जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ये वाला मुद्दा। तो आप इस वाले प्रश्न को कैसे देखते हैं? अगर मैं आपसे कहूं ये वाला प्रश्न आपको लिखना है तो आप कैसे देखते हैं? तो अच्छा, एक तो आपको इसमें क्या है कि आपको जो फॉर्मेटिंग समझ में आ रही होगी कि अगर आपका जो डिबेट है उस टाइम पर जो थोड़ा न्यूज़ में रहता है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी ये बात है कि ये इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम लिखें कैसे, बाद में एक जैसे चर्चा कीजिए, चर्चा आपसे वो करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उनके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक, जैसे कि मैंने नोट्स आपको बताए हैं कि आप उसके कुछ बताएंगे कि लाभ क्या है, फिर आप बताएंगे उसके कुछ नुकसान भी बताएंगे और एक बैलेंस सा आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। आप कुछ इस तरीका से लिख सकते हैं जैसे कि लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित कई कानूनी संवैधानिक प्रश्न है, यानी कि कई कानूनी और संवैधानिक प्रश्न इसके अंदर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि विधि आयोग ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक ढांचा और सुरक्षा बलों पर चुनाव से संबंधित काम का दबाव कम होगा, सरकार की नीतियों का समय व कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा और इसके साथ यह भी सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक व्यवस्था चुनावी शैली के बजाय विकास से संबंधित गतिविधियों में संलग्न है। हालांकि यह भी ध्यान देना होगा कि एक साथ चुनाव कराने संविधान के मौजूदा ढांचे में नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना ये चुनाव ऐसा नहीं है कि अभी है, यानी कि 83-84 से पहले ऐसा होता रहा कि वो साथ साथ चुनाव थे, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की असंगतताएं रही कि वो फिर आगे पीछे हो गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है संविधान के मौजूदा ढांचे में ऐसा नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा, ऐसा वो मानते हैं। क्यों है? हालांकि एक साथ चुनाव कराने की समस्याएं भी हैं, जैसे कि पहले उन्होंने पॉजिटिव बता दिया क्या क्या होगा, अब कुछ वो नकारात्मक बात बताएंगे। लोकसभा में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन 29 राज्यों में वे 2 केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी विधानसभा भंग होती है तो
यानी कि जो राज्य है हमारे, अगर वहाँ विधानसभा भंग होती है तो चुनाव कराना होगा, और इस चुनाव के दौरान अगर सत्ता में कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था राजशाही सत्ता की तरह काम कर सकती है। ठीक है, आगे अलग अलग समय पर चुनाव होने पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जनता से मिलते हैं। इसका मतलब ये है, अगर एक ही पार्टी रहती है, भाई आपको या तो ऐसा प्रावधान करना होगा, यदि आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो डेट आगे पीछे नहीं होंगे। अब मानो कोई चुनाव पार्टी जीती, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि वो या तो मिली जुली सरकार आ जाती है, या फिर कोई एक ही इस तरीके की व्यवस्था बनती है कि 2-3 महीना के बाद सरकार गिर जाती है, जो कि आप अधिकतर राज्यों में देखते होंगे कि इस तरीके की सीट आती है कि तीसरे दल को लेकर के वो सरकार बनाते हैं। कुछ दिन बाद जब जो तीसरा जो दल है, यदि उसको आप मलाईदार मजेदार पद नहीं देते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं, तो वो आपकी पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे और आपकी सरकार गिर जाएंगी। अगर सरकार गिरती है तो फिर चुनाव की क्या व्यवस्था होगी, इस तरीका की बात वो कहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कि आप कहेंगे कि नहीं ऐसा सरकार नहीं गिरेगी, तो वो व्यक्ति एक तानाशाह की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो टर्म है वो 5 साल तो है ही। तो 5 साल से पहले चुनाव होना, यानी कि एक तरीका से जो राजनेता है उनको भी डर रहता है कि 5 साल से पहले भी चुनाव हो सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाकर रखने की आवश्यकता है। इसी तरीका से आप कह सकते हैं कि कुछ प्रशासनिक, आप ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर चुनाव होने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जनता से मिलते हैं और इस प्रकार जनता की समस्याओं का जो गौर करते हैं, वो समस्याओं पर गौर करते हैं। लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और हावी रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दे गौण होंगे, फिर वोट जो है वो अलग अलग तरीका से डाली जाती हैं। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल छवि, व्यक्तिगत, ये सब कुछ देख करके हम वोट करते हैं। वहीं हम जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय जब हम चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा के चुनाव हैं, वहां हम अपने राज्य की प्रायोरिटी पर रखते हैं और उस तरीका से वोट करते हैं। इसमें क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनका महत्व कम हो जाएगा और सरकार में लोगों की भागीदारी भी कम हो जाएगी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ एक साथ चुनाव होने पर भारत के संघीय लोकतंत्र बाधित हो सकता है। संघीय लोकतंत्र, इससे राज्यों की अपनी स्वतंत्रता खोने का डर है। कुछ हद तक राज्य विधायिका केंद्र सरकार की विस्तारित शाखा बन जाएगी। यानी कि जैसा कि आपने देखा है कि 2014 के बाद में एक जो वोट है वो कैरिस्मेटिक जो करेक्टर्स है एक व्यक्ति का, यानी कि एक जो सत्ता है वो एक व्यक्ति केंद्रित हो गई है, यानी कि व्यक्ति हावी है। एक ही व्यक्ति के को देख करके हम वोट कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति एक पार्टी बन गया है, समझ गए। तो एक व्यक्ति के आसपास सारा कुछ घूम रहा है, तो वो कह रहे हैं कि व्यक्ति से प्रभावित होकर के लोग उन्हें ही वोट कर देंगे और जो क्षेत्रीय दल है उनकी महत्ता खत्म हो जाएगी और राज्य भी केंद्र की एक शाखा बनकर रह जाएंगे और उनके अपने मुद्दे गौण हो जाएंगे। तो आप इस तरीका से देख सकते हैं इन्हें। तो मैंने आपको फ्रेंड्स ये सारे कुछ प्रश्न मैंने बताए, पढ़ करके आपको बताए। एक आध प्रश्न मैं और पढ़ करके आपको बता देता हूं। भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अधिनियम 2014 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एनजेएसी सरकार लेकर के आई थी 2014 में। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का समालोचनात्मक आपको इसमें परीक्षण करना, परीक्षण का मतलब अब यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है, उनकी खामी क्या है उनको आपको मार्किंग करनी है। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो ये कार्रवाई उन्होंने की थी कि एनजेएसी एक्ट को निल एंड वॉइड घोषित किया था 5 जजों की एक पीठ ने 4-1 के निर्णय से 2015 में इस कानून को, इस अधिनियम को खत्म कर दिया। यह व्यवस्था न्यायपालिका की नियुक्ति होने पर, यह व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति होने पर न्यायपालिका सरकार के आधार तले आ जाएगी। और क्यों किया ऐसे, उन्होंने बोला था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें सरकार की जो भूमिका है वो ज़्यादा होगी और सरकार की जो भूमिका ज़्यादा होने पर जो जज है वो उनके जो निर्णय है वो स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। ऐसा जोखिम न्यायपालिका उठा नहीं सकती, इसलिए उन्होंने शायद ऐसा किया। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग, जिसे हम एनजेसी, नेशनल जुडिशरी कमीशन जिसे हम बोलते हैं, संवैधानिक निकाय थी, एक संवैधानिक निकाय था, समझना इस बात को। एनजेएसी एक संवैधानिक निकाय था और इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जानी थी। यह दशकों से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर लागू होना था। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण किया जाता है। आपको पता है अभी 2 महीना पहले ही, जनवरी में, शायद 2-3 महीना पहले जनवरी में किरण रिजिजू साहब ने भी इस पर एक मुद्दा उठाया था कि हम कॉलेजियम व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा देखा नहीं जाता, जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। भारत में ऐसा क्यों है?
और इस पर किरण रिजिजू साहब जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने इस पर बड़ा एक इंस्टांस लिया था और बड़ी हाय हाय तौबा मची थी। और आर्टिकल तो आपको पता है, कुछ लोग बैठे हैं कि वो सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने खूब भर भर के आर्टिकल इस पर लिखे थे। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और उनकी एक्सप्लेनेशन सीरीज पूरी भर करके इस पर आई थी और लोग पढ़ के बड़े गदगद हुए थे और लोगों ने बड़े आर्टिकल न्यूज़ आपको यूट्यूब पर पढ़ाए थे। आप वास्तव में इन लोगों की असलियत जानना चाहते हैं, इनसे आप बचना चाहते हैं, तो मेरे जितने भी लेक्चर्स आप पीछे मैंने बनाए हैं 14-15 लेक्चर से पूरी सीरीज देख लेना आप एक बार। अगर आप पूरी सीरीज देख लेते हैं ना, आपको आपकी विचारधारा वो नहीं रह जाएगी जो आज आप हैं। अगर आपकी अभी दुलमुल रवैया चल रहा था ना अब तक, वो बदल जाएगा। अगर आप वास्तव में एक आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पूरी सीरीज को देखें और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। आपको आईएएस बनना है यानी कि कलेक्टर बनना है या कलेक्टर बनना है, समझ गए? आप समझ गए होंगे यदि मैंने जो पीछे लेक्चर देखे। कलेक्टर मतलब एकत्रित करने वाला और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो आपको कौन सा कलेक्टर बनना है? तो आप नोट्स कलेक्टर बनेंगे, किताब कलेक्टर हैं, या ये जो इधर के जो हमारे क्लास नोट्स कलेक्टर, प्रिंटेड नोट्स कलेक्टर, बुक्स कलेक्टर, नोट्स कलेक्टर, ये बनना है या वास्तव में कलेक्टर बनना है? निर्णय आपको करना है। अगर कलेक्टर बनना है, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो फ्रेंड्स ज्वाइन करें, अब भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, यूपीएससी विद प्रताप। यही साथी है आपका एकमात्र साथी। तो मैंने आपको बता रहा था कि जो एनजेएसी एक्ट है उसको किस प्रकार से इन्होंने निरस्त कर दिया और उसके ऊपर जो पीछे भी 2-3 महीना में कितने न्यूज़पेपर छपे और किरण रिजिजू साहब के कमेंट्स के बाद में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने भी इस पर इंस्टांस लिया था। तो आप इस प्रश्न को हम देख रहे हैं, तो क्या आप और आगे क्या लिख सकते हैं इसमें? आप ऐसे भी देख सकते हैं इसे कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को वीटो का अधिकार दिया गया था। यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठतम और 2 मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को वीटो का अधिकार भी दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में राजनीतिक कार्यकारिणी शक्ति को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं है। देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दिया गया है और इसे इस शासन के अन्य अंगों की स्वतंत्र रखकर सुनिश्चित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आयोग की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए खतरा माना। न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पूरी तरह से न्यायपालिका पर छोड़ना भारतीय संविधान की शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है। हालांकि न्यायालय ने माना है कि कॉलेज व्यवस्था की कुछ कमियां हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न को इस प्रकार से ले सकते हैं। आने वाले समय में पूरी सीरीज लेकर के आऊँगा, और भी प्रश्न हैं क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है। मैं ये पूरी पीडीएफ आपको अपनी वेबसाइट onlyiaspcs.com, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। जितनी भी पीडीएफ्स हैं मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ्स अपने सिलेबस के साथ मैच करके आपको पढ़नी है। और अगर आप ये सब कर लेते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ अभी मैंने आपको शासन व्यवस्था की दिखाई थी, इसी तरीक़ा से हम आईआर की भी और जो सोशल जस्टिस से जो प्रश्न आए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे देख लेना। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।